हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो इसके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वह 3 सेक्शन में विभाजित होते हैं। सब सेक्शन ए यानी जो पहला है वह फिजिक्स से संबंधित होता है, जो बी है वह केमिस्ट्री से संबंधित होता है और सी बायोलॉजी से संबंधित होता है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है वह फिजिक्स यानी सब सेक्शन जो ए दिया है यानी 1 दिया है वह फिजिक्स से संबंधित है। तो इसके एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए। बी दे रहा है वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। सी दे रहा है वक्रता केंद्र से परे होना चाहिए और डी दे रहा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो अब इसके देखना है कि कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वह सही है। तो जो इसका ऑप्शन डी दिया है वह डी सही है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ये इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए दे रहा है 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। बी दे रहा है सेक्शन 50 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। सी दे रहा है कि 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और डी दे रहा है 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो अब इसमें आपको ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सी दे रहा है कि 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस सही है। तो यानी जो ऑप्शन हमारा सी है 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। अब ऑप्शन ए दे रहा है कि दोनों अवतल हैं, मतलब दर्पण और लेंस दोनों अवतल हो सकते हैं, दोनों उत्तल हो सकते हैं। सी दे रहा है कि दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा और डी दे रहा है कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। अब इसमें आपको ऑप्शन देखना है। तो इसमें जो है कि दर्पण और लेंस संभवतः क्या होंगे, तो ऑप्शन इसमें ए सही है। इसमें ये सी लगा हुआ है, सी गलत है। तो ऑप्शन जो ए है कि दोनों अवतल होंगे, यानी दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दे रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है, यानी उसका क्या नाम है? तो उसका नाम कार्निया है, यानी ए दे रहा है कि कार्निया है। बी दे रहा है परितारिका है। सी दे रहा है पुतली है और डी दे रहा है दृष्टिपटल है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दृष्टिपटल। तो ऑप्शन जो हमारा डी है, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसमें अनुपात बताना है क्या है। तो ऑप्शन ए दे रहा है कि 1:2 होगा। बी दे रहा है कि 2:1 होगा। सी दे रहा है कि 1:4 होगा और डी दे रहा है कि 4:1 होगा। अब इसमें आपको छांटना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है कि 1:4 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, क्या होता है? तो दे रहा है कि बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है। सी दे रहा है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी दे रहा है कि निरंतर परिवर्तित होता है। तो लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है, इसमें ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो 6 नंबर का जो हमारा ऑप्शन है कि बहुत बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है।
तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 दे रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी जो भी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है उस युक्ति को क्या कहते हैं। तो जे पहला दे रहा है यानी ए दे रहा है कि जनित्र कहा जाता है, बी दे रहा है गैल्वानोमीटर कहते हैं, सी दे रहा है कि एमीटर कहते हैं और डी दे रहा है कि मोटर कहते हैं, कि उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन जो हमारा ए दे रहा है कि जनित्र, तो ऑप्शन ए हमारा सही है कि उसको जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है उस युक्ति को जनित्र कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यानी उपभाग जो दे रहा है कि सेकेंड, और यह हमारा केमिस्ट्री से संबंधित है। तो इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है कि एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, तो ए दे रहा है कि धातु है, बी दे रहा है कि अधातु है, सी दे रहा है कि उपधातु है और डी दे रहा है मिश्र धातु है। अब इसमें क्या सही है, तो जो एंटीमनी है वह सी सही है कि उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दे रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है, ए दे रहा है कि PbNO3, PbNO3 PbNO2 और PbO है। अब इसमें से कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वह सही है, तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए दे रहा है कि C2H6, बी ऑप्शन दे रहा है कि C2H4, सी ऑप्शन दे रहा है कि CH4 और डी दे रहा है C3H8। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है कि C2H4, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दे रहा है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन ए दे रहा है कि CHO है, बी दे रहा है कि C=O है, सी दे रहा है OH है और डी दे रहा है COOH है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है कि CHO, ये हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दे रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ए दे रहा है कि एसिटिक अम्ल है, बी दे रहा है एथेनोइक अम्ल है, सी दे रहा है मेथेनोइक अम्ल है और डी दे रहा है प्रोपेनोइक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल IUPAC नाम है। अब क्या नाम है ये आपको छांटना है। तो वास्तव में जो एसिटिक अम्ल IUPAC नाम है वह एथेनोइक अम्ल होता है। तो ऑप्शन इसका जो बी है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है। तो इसका दे रहा है ऑप्शन ए MO2 है, बी दे रहा है कि MO है और सी दे रहा है कि M2O3 है और डी दे रहा है M2O है। तो जो एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का जो सूत्र है वह MO होगा। तो इसलिए जो ऑप्शन हमारा बी है, ऑप्शन बी सही है। अब उपभाग 3 जो हमारा बायोलॉजी से संबंधित है उसको देखते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है कि वृक्कों का कार्य होता है। वृक्कों का क्या कार्य होता है। ए दे रहा है श्वसन होता है, बी दे रहा है कि प्रजनन होता है, सी दे रहा है उत्सर्जन होता है और डी दे रहा है कि पाचन होता है। तो वृक्कों का जो कार्य होता है वह उत्सर्जन का होता है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 दे रहा है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो कोई भी पौधे जो पत्ती पर कलियां विकसित करती हैं उस पौधे को क्या कहते हैं। तो ए दे रहा है पुदीना में विकसित होता है, बी दे रहा है कि आलू में विकसित होता है, सी दे रहा है ब्रायोफिलम में होता है और डी दे रहा है इन सभी पर होता है। तो जो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं तो ऑप्शन जो हमारा सी है ब्रायोफिलम में होता है। तो ऑप्शन इसका जो सी है, सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है कि आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। तो आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? ए दे रहा है एच.जे. मूलर हैं, बी दे रहा है चार्ल्स डार्विन हैं, सी दे रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और डी दे रहा है जे.डी. वाटसन हैं। तो आनुवांशिक विज्ञान के जो जनक हैं वह ऑप्शन जो हमारा सी है वह सी सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दे रहा है कि दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किस चीज़ के द्वारा जुड़े होते हैं? तो पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा और ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा और डी दे रहा है कि हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो जो दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन जो हमारा डी है कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा वे जुड़े होते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा में होता है, बी दे रहा है केंचुआ में होता है, सी दे रहा है तिलचट्टा में होता है या डी दे रहा है कबूतर में होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन ए दे रहा है कि हाइड्रा में, बी दे रहा है केंचुआ में, सी दे रहा है तिलचट्टा में और डी दे रहा है कबूतर में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको पता करना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो ऑप्शन जो ए है वह ए सही है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा में होता है। ऑप्शन ए सही है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 देखते हैं कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, कौन सा पौधा था? ए दे रहा है कि मीठी मटर, बी दे रहा है कि उद्यान मटर था, सी दे रहा है सरसों था या डी दे रहा है गुड़हल था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था वह मटर था, लेकिन कौन सा मटर था? मीठा मटर था या उद्यान मटर था? अब इसमें आपको ढूंढना है। तो जो ऑप्शन हमारा बी है उद्यान मटर था, तो इसलिए ऑप्शन बी उद्यान मटर सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वें नंबर का। दे रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी दे रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन 4 दे रहा है कि ए दे रहा है अंडाशय, बी दे रहा है गर्भाशय, सी दे रहा है शुक्रवाहिका और डी दे रहा है कि डिंब वाहिनी। तो इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सही है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वह सी सही है, शुक्रवाहिका सी सही है।